इशारा कर देना जी। मेरे दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यूज चैनल्स में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ जिला परिषद से वार्ड नंबर 5 के भावी उम्मीदवार अमित सोनी जी। आज हम इनसे मिलने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको भी रूबरू करवाएंगे और कुछ सवाल जवाब भी करेंगे और बातचीत करेंगे। हाँ जी सर। सोनी जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे जो दर्शक हैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और आने वाले जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस 15 अगस्त के पावन पर्व पर एक कामना करता हूं कि जो मेरे वीर जवान बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं और साथ ही साथ मैं अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। सोनी जी, जैसे सुनने में आ रहा है कि आप पेशे से एक शिक्षक हो और आप अभी राजनीति में भी आ रहे हो, जिला परिषद की चुनाव की तैयारी भी कर रहे हो, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बात सच सुनी है और मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों की मदद से मैं इस क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में आ रहा हूँ और पिछले 7-8 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। सोनी जी, क्या कारण है राजनीति में आने का? क्यों आप पेशे से एक शिक्षक और ये बताते हैं कि शिक्षक है, बच्चों को अच्छा पढ़ाता है, लिखाता है, राष्ट्र की मजबूत नींव करता है, ये सब एक शिक्षक के ही हाथों में होता है, फिर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हो? लोग कहते हैं कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, राजनीति बहुत गंदी चीज है, काफी लोगों से हम सुनते हैं, फिर आप पढ़े लिखे होकर, समझदार होकर इस लाइन में क्यों आना चाहते हो? क्या कारण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। कहीं ना कहीं आप मोटे पैसे कमाने के चक्कर में तो राजनीति में नहीं आ रहे सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मेरे जहन में भी ये बात थी कि मैं अपनी बात शेयर करूं। क्या हुआ कि मैं आपको पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मैं पेशे से, आपने बताया मैं शिक्षक हूं, पिछले 8 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। जब मैंने 1-2 कमियां देखी तो फिर क्या हुआ कि मैं गांव मैंने दौरा किया और अकेले जाके दौरा किया। मैंने अपने गांव के आसपास जो भी मेरे वार्ड में गांव आते हैं, उन गांव में अकेले जाके मैंने दौरा किया और मैंने वहां की मूलभूत समस्याओं को देखा और मैंने एक बात पता लगाई जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग आंखें मूंद कर विश्वास करने का काम करते हैं। आपने महेंद्रगढ़ के हालात देखे हैं, मैं बताऊं, आपने मेरे गांव जो नागरसोई पड़ता है, आपने वहां के रोड की समस्या देखी है, शायद सबसे बड़ी समस्या आपको दिखाई देती है और वो समस्या शायद सुधर भी नहीं रही है। सर, रोड की समस्या की अगर बातचीत करें तो पूरे महेंद्रगढ़ शहर के अंदर रोडों की ऐसी स्थिति है, चाहे वो मार्केट की बात कर ले, चाहे जो महेंद्रगढ़ शहर से गाँव की तरफ रास्ते जा रहे हैं उनकी बातचीत कर ले, रोड है वो सभी टूटे हुए हैं। जी तो सर, जो सबसे पहली बात यही है कि सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत समस्या यही है। तो मेरे हक में जो भी काम आएगा, सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि हमारी मूलभूत समस्याओं पर काम करना। दूसरा, आपने कहा कि शिक्षक से मैं चुनावी क्षेत्र में क्यों आ रहा हूं, और आपने कही कि लोग कहते हैं कि जो चुनाव है, जो पॉलिटिशियन क्षेत्र है, वो एक गंदा बताया आपने। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज के दिन जब हम गटर को साफ करते हैं तो पहले गटर में उतरना पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला बंदा इस चीज को सही कर सकता हूं, लेकिन हाँ, मेरे विचार से अगर कोई लोगों को और लोगों की भावनाएं पैदा होती हैं कि हम लोग भी इस चुनावी क्षेत्र में आगे बढ़कर, और आज के दिन युवा अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और आपको पता है कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो देश को बहुत ऊंचे लेवल पे जा सकता है। आज हम बात करें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे है। क्या कारण है? कारण आप सभी को पता है, एक चुनाव एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आज आप हमारे युवा से क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी बातें कहेगा, लेकिन कोई नहीं कहना चाहता कि हम चुनाव लड़ेंगे या राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं। सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि उनको दबाने का काम किया जाता है। लेकिन मैं उन युवाओं से आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप इस क्षेत्र में आए, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि गटर को साफ करने के लिए पहले गटर में उतरना पड़ता है, तो आप उस गटर को साफ करने के लिए गटर में उतरें और उसको साफ करने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन आपने कहा मोटे पैसे कमाने के लिए। सर, मैं आपको बताना चाहूं, भगवान की दया से इतना आशीर्वाद है कि दाल रोटी का गुजारा समय पर हो जाता है, सिर्फ आप सब लोगों से जुड़ने के लिए और हम सबकी मूलभूत समस्याओं पर काम करने के लिए मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहता हूं। सबसे बड़ा मोटिव मेरा क्या है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे होंगे, रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं और हमारा हरियाणा का नाम टॉप पे है पूरे भारत में।
और महेंद्रगढ़ क्षेत्र का सिर्फ एक युवा आपको नजर आया। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उस भाई को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये बात कहना चाहूंगा, मैं अपने उन युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूं कि हरियाणा का नाम तो हो ही हो, साथ में महेंद्रगढ़ क्षेत्र का भी नाम हो। इन सभी बातों को लेकर मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहता हूँ। सर क्या क्या उद्देश्य हैं, जैसे कि आप चुनाव जीत जाते हैं, अगर जनता है वार्ड नंबर 5 की जनता आपके ऊपर विश्वास करती है तो आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, क्या क्या लोगों के जो मुद्दे हैं उनका समाधान आप करें? सर सबसे पहला मुद्दा जो मैंने आपको बताया कि मैं अपने युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं जिसमें वो शिक्षा के साथ साथ अपने खेल के मैदान में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। दूसरी, जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं पर मैं काम करना चाहता हूं। तीसरी बात, जैसे रोडों पर स्ट्रीट लाइट होगी, मेन जगहों पे सीसीटीवी कैमराज हो गए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूं कि मैं हर साल अपने ग्रुप के माध्यम से छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करता हूं, लेकिन अगर लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, मेरे युवा साथियों ने मेरे साथ देने का काम किया, तो हम हर साल अपने आसपास के प्रतिभा को सम्मानित करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर आज हम एक बच्चे को सम्मानित करने का काम करते हैं तो वो एक बच्चा 100 बच्चों को शिक्षा लगाने का काम करता है, ताकि उससे वो बच्चे आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। अभी आप कह रहे थे कि भाई जो जन समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आप जनता को मुहैया कराने का दावा कर रहे थे। जी सर। चुनाव से पहले हर कोई प्रतिभागी, हर कोई प्रतियोगी, हर कोई प्रतिद्वंद्वी दावा करता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं तो जीते हुए प्रतिनिधि तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो देखते ही नहीं मुड़ के उस एरिया की तरफ। और बात कर लें फाइटिंग कैंडिडेट की तो वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करेंगे? कैसे विश्वास किया जा सकता है? कैसे विश्वास? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रकार आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि चुनावी समय आने पर हम लोग वायदे करते हैं, अपनी बात रखते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। सर सबसे बड़ी बात, मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ बच्चा हूँ, आदमी हूँ। आपने देखा होगा कि जब आज अगर कोई व्यक्ति गरीबी से गुजरता है, उन समस्याओं से गुजरता है, तो वो व्यक्ति अपनी भावना को, समस्या को समझ सकता है। जो व्यक्ति इन बातों से नहीं गुजरा वो हमारी समस्याओं को नहीं समझ सकता। मैं एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूं और मेरे परिवार ने, मेरे बुजुर्गों ने इन समस्याओं को फेस किया है, गरीबी को देखा है, मेहनत की है और लोगों के साथ मिलके चले हैं। उन्हीं विचारों को मैंने अपने अंदर ग्रहण किया। मैंने इन्हीं विचारों के साथ राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है कि मैं अपने जो भी वार्ड के लोग हैं उनसे जुड़ूं, उनकी समस्याओं को जांचूं, उनके समाधान के लिए काम करूं, ताकि जो बार बार हम लोगों, मैंने कहा कि जो हम बार बार लोगों पर विश्वास करते हैं, देखो विश्वास एक बार सर हमें करना पड़ेगा। हम हर लोगों तबके पर विश्वास करते हैं और इतिहास गवाह है कि महेंद्रगढ़ की धरती ने छोटे पद के व्यक्ति को बड़े लेवल पर पहुंचाने का काम किया। मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आज हम किसी व्यक्ति विशेष को मंत्री या एमएलए बनाने का काम करते हैं और हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं और हम उन्हें आमंत्रित करने का काम करते हैं और हम उन्हें 10 बजे का समय या वो हमें 10 बजे का समय देते हैं। तो ये बात आपने आमतौर पे नोटिस की होगी कि 10 बजे का तो नाम होता है, कभी वो 2 बजा देते हैं, कभी 3 बजा देते हैं। मैं एक बात जनता से कहना चाहूंगा, आपने उन लोगों को बनाया है, उनने आपको नहीं बनाया। आप उनका इंतजार ना करें। जब भी आपके बीच में आऊं, आपसे एक बात है कि मेरे से क्वेश्चन पूछने का काम करें कि जिस प्रकार से आज इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, मैं यही बात कहूंगा कि मैंने आपकी समस्याओं पर विचार किया है, आपके साथ मिलकर मैं आगे चलना चाहता हूं। आप सिर्फ कदम से कदम बढ़ाकर मेरे साथ चलें और विश्वास करने वाली बात रही, देखो आप लोगों ने इतने लोगों पर विश्वास किया, आपके बीच और भी मेरे भाई बहन आएंगे, मेरे प्रतिद्वंदी आएंगे, आप सबकी बात को सुनने का काम करना और आप अपना वोट उसे देने का काम करना जो आपकी भावनाओं की कदर कर सके, आपको आगे बढ़ा सके, आपको सम्मान दिला सके और अपने वार्ड के प्रति दिन रात मिलकर काम कर सके। सर अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग जब चुनाव आता है उससे पहले अपने नाम के आगे या पीछे समाज सेवी लगा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम किस व्यक्ति को समाज सेवी कह सकते हैं? क्या हम उस व्यक्ति को समाज सेवी कह सकते हैं? अगर आप भी समाज सेवी लगाते हैं तो ये बात हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या हम उस व्यक्ति को समाज सेवी कह सकते हैं जो व्यक्ति चुनाव से कुछ दिन पहले आए, वो ये कहे मैं समाज सेवी हूं, मैं आपका हितैषी हूं?
अगर आप ये बातें करते हैं तो ये आपके ऊपर भी लागू होता है, बताइए बिल्कुल। हम किसको समाज सेवी कह सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको एक बात, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपने इलेक्शन के दौरान आपने फ्लैक्स या पंपलेट्स देखे होंगे, और आपने मेरा भी पैम्पलेट्स देखा होगा, और आप उस पैम्पलेट्स में आपने कहीं भी समाज सेवी वर्ड का जिक्र नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? मेरी नजर में सबसे पहले कहता हूं कि समाज सेवी होता कौन है। आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के ड्यूरेशन आप लोगों ने क्या बात नोटिस की कि एक व्यक्ति एक बिस्कुट का पैकेट देकर फोटो 5-5 लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, और वो अपने साथ समाज सेवी लिखवा रहे हैं। कुछ लोग बाहर से आते हैं, इलेक्शन के टाइम छोटा मोटा काम करवा देते हैं, और वो अपने को समाज सेवी कहते हैं। सर मेरे नजर में समाज सेवी वो है कि जिस काम की जरूरत हमको भी है और उस काम की जरूरत दूसरे बंदों को भी है, और वो काम हम ना करके दूसरे बंदों की मदद करते हैं, वो समाज सेवी कहलाते हैं। मैं आपको न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैंने भी बच्चों को फ्री पढ़ाने का काम किया, मैंने भी गौशालाओं में जाके काम किया, मैंने भी डोनेशन देने का काम किया, मैंने भी प्रोग्राम करवाने के काम किए, लेकिन कहीं भी आज तक मैंने समाज सेवी वर्ड नहीं लिखवाया, क्योंकि समाज सेवी मैं अभी हुआ नहीं हूं। जिस दिन मेरे को जरूरत होगी और दूसरे व्यक्ति को जरूरत होगी, और काम मैं अपना काम ना करके दूसरे व्यक्ति का काम करूंगा, उस दिन मैं अपने साथ समाज सेवी वर्ड लिखवाऊंगा। क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे, मैं 2 से 3 व्यक्तियों के नाम बताना चाहूंगा। सबसे पहला नाम बताना चाहूंगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मेरी नजर में वो सबसे बड़ी इंसानियत है। क्यों है? क्योंकि ऐसे पहले वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को दान करने का काम किया। मिसाइल मैन के नाम से वो जाने जाते थे। देश के लिए हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया। इसके अलावा अपने आसपास, मैं एक हंसी की बात करूं कि अपने आसपास इतने लोग सरवाइव कर रहे हैं और अपने पे समाज सेवी लिखवाते हैं, लेकिन सही पूछो तो समाज सेवी का मतलब उन लोगों को नहीं पता। मैं ये कहता हूं कि लोगों के घर पे जाकर, लोगों के भंडारे में जाकर, लोगों के फंक्शन में जाकर उनको सम्मानित करना समाज सेवी नहीं कहलाता। समाज सेवी तब होगा तब वास्तव में आप समाज के लिए सेवा करेंगे, वो समाज सेवी होता है। हर व्यक्ति समाज सेवी नहीं हो सकता है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं जिसमें आपने जिक्र किया था गरीबी और अमीरी का। जी सर। चुनाव लड़ने से पहले कोई भी प्रतियोगी होता है जिसमें आप भी शामिल हैं। अपने आप को जनता का भाई, बेटा, हितैषी बताता है और अपने आप को गरीब बताता है, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाता है तो कि जो भी रैली संबोधित करते हैं, कहते हैं गरीब लोग। मैं कहता हूं कि पॉलिटिशियन से सबसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं। पहली बात तो मैं साफ बोलूंगा सर। पहली बात कैसे कि जब चुनावी टाइम आता है वो लोग झोली फैला के घर घर जाते हैं, किसी के घर खाना खाते हैं। जैसे उनमें कास्टिज्म सिस्टम भी वो लोग लागू करते हैं कि इसके घर नहीं जाना, इसके घर, लेकिन इलेक्शन के समय वो सभी के पास जाते हैं और कहेंगे कि हमने इसके साथ ये खाना खाया, हमने उसके साथ बैठा। लेकिन ये बताओ, जब वो लोग वोट मांगने जाते हैं तो सबसे गरीब वो हैं, झोली फैला के वोट मांगते हैं। लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं तो वो शेर बन जाते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों पर घोर आघात करता हूं, और गरीबी वर्ड तो मैं कहता हूं वो यूज ही नहीं करना चाहिए। गरीब किसने बनाया? आपने बनाया। गरीब वर्ड आप लोगों ने दिया, कोई गरीब नहीं होता। गरीब उनकी मानसिकता होती है। भाई देखो, सब लोग अपना गुजारा करते हैं। आप लोग एक इंडस्ट्रियल एरिया में काम करो, आप लोग एक लोकल एरिया में काम करो, वहां पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा कि कुछ लोग क्या अपना समय पे रोज गुजारा करते हैं, काम करते हैं और खाना खाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। वो लोग भी आपको वोट की ताकत से देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोग पहली बात तो गरीब लोग बनाने का काम ना करें। दूसरी बात, आपने कहा कि हर व्यक्ति अपने साथ आपका बेटा, अपना भाई, अपना हितैषी लगाता है। आप हितैषी वर्ड लगाएं, आप अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त लगाएं, लेकिन उनकी भावनाओं को कदर करें। सर मैंने अपने इंटरव्यू में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और शिक्षक होने के साथ मैं बच्चों को एक शिक्षा देने का काम करता हूं कि अपना एम सेट करें, अपने गोल पे चलें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपनी नीति को लागू करें। अगर उसी बात को मैं करता हूं, क्योंकि जब मैं उन बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं तो सीधी सी जाहिर सी बात है, पहले वो चीज मैं अपने आप को अप्लाई करता हूं। वो अप्लाई करने के बाद लोगों के बीच जाता हूं और उनसे एक ही बात कहता हूं कि आप अपनी नीति पे कायम रहें, इलेक्शन के समय भाईचारा खराब ना करें। क्योंकि 2 पार्टी के व्यक्ति होते हैं, एक भाई दूसरे पार्टी में, एक भाई दूसरे पार्टी में है, और दोनों भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं इलेक्शन के बाद वो लोग तो एक हो जाते हैं, लेकिन हमारा मनमुटाव वो कभी खत्म नहीं होता है। तो सबसे पहला मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन भी है कि अपने भाईचारे को खराब ना करें, व्यक्ति विशेष को अपने जीवन में आमंत्रित ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है। पिछले काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं
कि फला तारीख को होंगे इलेक्शन, फला तारीख को होंगे इलेक्शन, सरकार भी बार बार स्टेटमेंट देती ही रहती है और आप भी, जाहिर सी बात है इलेक्शन लड़ने वाले हैं, सभी को इंतजार है जो उम्मीदवार है। सरकार है, सरकार की जो चुनाव है वो करवाने की मंशा साफ नहीं है। इससे पहले भी डेडलाइंस आई थी कि भी इलेक्शन सितंबर में हो सकते हैं, उसके बाद फिर से पिटीशन लगी और अब फिर से जो चुनाव आयुक्त हैं हरियाणा के, उन्होंने भी बयान दिया है, जो पंचायत चुनाव मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई सितंबर में चुनाव होंगे। कैसे विश्वास करें सरकार का कि चुनाव होंगे? क्या कहेंगे जो इलेक्शन सरकार के द्वारा लेट करवाए जा रहे हैं? देखो सर, ये तो सरकार की पॉलिसी है वो कि अब इलेक्शन करवाएं, कब ना करवाएं। हमारा मेन कर्तव्य क्या है कि अपने मेहनत को जारी रखें, लोगों के बीच जाएं, लोगों की समस्या के साथ काम करें। हमारा तो एक ही मकसद है, जब जिस दिन चुनाव घोषित हो जाएंगे, मैं अभी भी लोगों के बीच जा रहा हूँ। हाँ, इतनी बात है, थोड़ा कम समय दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरी बात रही, आप चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। सर, चुनाव होंगे उस समय पर मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को चुनाव जल्दी करवाने चाहिए क्योंकि पहले ही चुनाव बहुत देरी हो चुकी है। और हम क्या देखते हैं कि गांव के सरपंचों से जो हमारे काम होते थे, हम उसके लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हमें इतने चक्कर काटने पड़े, कि इससे अच्छा है कि सरकार से मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने का काम करें, ताकि हमारी जो समस्या है, जो गाँव के अंदर उनका सॉल्यूशन हो सकता है, उन समस्याओं के लिए हमें बाहर जाना ना पड़े। अभी मैंने कुछ रीजन देखे हैं, मैं आपको बताऊं कि डोमोसाइल के काम देखते हैं हम, उसके लिए नंबरदार के साइन होते हैं, सेक्रेटरी के होते हैं, लेकिन उससे पहले सरपंच के द्वारा वेरीफाई होता था। अब वो सरपंच नहीं, हमें ग्राम सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है, उसके पास भीड़ होती है, कभी वो मिलता है कभी नहीं मिलता। दूसरी बात, और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे हमारे पास सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं, उनके लिए वेरीफाई करना होता है, या कुछ जॉब्स होती हैं उनके लिए वेरिफिकेशन आता है, तो उसके लिए गांव के सरपंच का, मुखिया का होना, उसमें वेरीफाई करने का सबसे बड़ा काम होता था। लेकिन आज उसमें भी हमें डिले देखने को मिल रहा है। तो और भी बहुत सारे काम है, फॉर्मेलिटीज होती हैं जो गांव के मुखिया से कंप्लीट होती हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए हमें कभी कोर्ट के, कभी सेक्रेटरी के, कभी कहीं चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी हो उसके आप इलेक्शन करवाने का काम करें और लोगों की समस्याओं को देखें। आप कैंडिडेट को ना देखें, लोगों की समस्याओं को देखें कि उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं। सो बीइंग अ टीचर, आपका छात्र वर्ग के लिए या फिर बीइंग अ फाइटिंग कैंडिडेट, वार्ड नंबर 5 की जो जनता है उसके लिए कोई अपील या कोई मैसेज? सर, मेरा मैसेज यही है, पहली बात, अपने भाईचारा खराब ना करें। एक ऐसे कैंडिडेट को अपने लिए चुने जो आपके बीच का है, आपके बीच रहेगा। ऐसे कैंडिडेट को ना चुने जो इलेक्शन जीतने के बाद बाहर मिलेंगे, कभी आपको उनके पीछे गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़े। आज वो आपके पीछे हैं, इलेक्शन के लिए घूम रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि हमें उनके पीछे जाना पड़े। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम करना जो आपसे जुड़ा हुआ हो, आपकी भावनाओं की कदर करे, आपका हर समय आपके लिए सम्मान करे और आपके लिए हमेशा तत्पर रहे। वार्ड नंबर 5 के जो दर्शक हैं वो भी आपको देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जी सर। वार्ड नंबर 5 की जनता आपको वोट क्यों दे? सर, यही कह रहा हूं मैं, मेरे को नहीं, आप ऐसे व्यक्ति को वोट देने का काम करें जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी भावना का सम्मान करे, आपके साथ हमेशा आगे खड़ा हो, आपकी समस्याओं को लेकर आगे तक पहुंचाने का काम करे। अफसर हो या मंत्री हो, उससे आंखें से आंखें डालकर बात करने का काम करे कि मैंने इस जनता से वोट मांगे हैं, मैं इन जनता के बीच वोट मांगने गया और आज मेरी जनता का काम नहीं हो रहा। जिस जनता ने मेरे को जिताने का काम किया, आज मैं उसका काम करवाने के लिए आपके बीच आया हूं। आप उस जनता का काम करवाने का काम करें। मैं तो हाथ जोड़कर एक ही बात कहूंगा कि आप हमेशा ऐसे व्यक्ति को ही अपना वोट दें जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहे। सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।